हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। सेकंड, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी अधिकतर टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगी वो कोविड-19 के ही इर्द गिर्द घूम रही है। फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोविड-19 किस तरीके से आपका यहाँ पे न्यूज़ बना है, और हम लोग किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ को हेल्प की है इन कोविड-19 के सिचुएशन में, और कोविड-19 के सिचुएशन में दूसरी कंट्री ने हमारी कैसे हेल्प की, और हम लोग कैसे यहाँ पे टैकल कर पाए, एक इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बैठा पाए, किस कंट्रीज़ के साथ हमारी रिलेशन बेटर हुई, किस कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन बर्बाद हुई। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो 3 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। WHO की क्या रोल है इस तरीके के कोविड-19 के केसेस में, तो इसमें भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो है ट्रांस बाउंड्री एक वाटर मैनेजमेंट के बारे में टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पॉलिटी लेसन्स की जो क्वेश्चंस मैं पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। साथ ही साथ कुछ सेकंड पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग को इससे पहले कि ये सारी लेसन्स देखनी है तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये बेसिक 3 क्वेश्चन पूछी थी। सबसे पहला है कि यहाँ पे स्वामित्व स्कीम है तो इसका एम क्या था। सेकंड है कि सेक्शन 188 जो आईपीसी की है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। एंड थर्ड वन इज़ कि पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ जो है ये कहाँ पे है, कौन से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, स्टेट की है, सेंटर की है, कि कंकरेंट लिस्ट की है, जो कि यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग ने आंसर बहुत सही दिया है, और इसमें आपका स्टेट आएगा, यानी कि पब्लिक ऑर्डर और जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, साथ ही यहाँ पे स्वामित्व स्कीम की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशंस है, वो भी कहाँ के लिए, तो रूरल इंडिया के लिए। यहाँ पे जो भी इनहैबिटेड लैंड है उसको डिमार्केट किया जाएगा रूरल एरिया में, और इसको यहाँ पे जो है ना लेटेस्ट सर्वे मेथड के द्वारा जो है इस काम को किया जाएगा। और लेटेस्ट मेथड सर्वे कौन सी है होगी, तो यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करके डिमार्केट किया जाएगा, यानी कि वैसे ज़मीन को जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ज़मीन जो ऐसे जहाँ पे लोग नहीं रहते उनको यहाँ पे इंटीग्रेट प्रॉपर्टी वैलिडेशन कहा जा रहा है, यानी कि एक साथ जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी का सॉल्यूशंस निकाला जाएगा रूरल इंडिया में। सेकंड है कि सेक्शन 188 अगर देखें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम में जो है पब्लिक सर्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता था, अगर हम जैसे कॉमन मैन इनकी ऑर्डर को डिसओबे करते तो हमें ये डिफ़ॉल्टर मानेंगे, और इसके तहत जो है सेक्शन 188 के तहत हमें जो है कहीं ना कहीं चार्जेस अप्लाई हो जाएगी हमारे ऊपर। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप आगे चल के जो है आप लोग को भी इस तरीके के सेक्शंस को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो। तो आप लोग भी जो है अगर आप लोग की कोई बात को डिसओबे करेगा तो आप लोग इस तरीके का आईपीसी के पैनल को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो किसी भी पर्सन पे। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ पॉलिटी सेकंड लेसन से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैं यहाँ पे आपसे क्विज पूछती हूँ, आपको बतानी है कि स्केड्यूल एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो स्केड्यूल एरिया तो हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट में देखते ही है कि स्केड्यूल एरिया, बट नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी जो और भी स्टेट है नदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, तो उसमें से बतानी कि स्केड्यूल एरिया हम लोग किसको किसको कहते हैं, और आज की डेट में कितने यहाँ पे स्टेट है जिसको कि स्केड्यूल एरिया का दर्जा दिया गया है। सेकेंड है कि किस आर्टिकल के अंदर ऐसा कहा गया है कि स्टेट को यहाँ पे जो है ये प्रोविज़न दिया गया है कि वो स्पेशल केयर, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, वो भी वीकर सेक्शंस के लिए, साथ ही स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, और इनकी जो है सोशल इनजस्टिस और जो सारे फॉर्म में यानी कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल के तहत इसको आपका मेंशन किया गया है, और ये भी आप बता सकते हो कि वेदर इट इज़ कमिंग अंडर द फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, थर्ड यहाँ पे एक केस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल सिंह वर्सेस लच्छामी नरेन गुप्ता। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फोर्थ है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बतानी है। तो आई होप कि ये 4 क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछे, आप इसका आंसर ज़रूर करोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है मेडिकल डिप्लोमेसी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन से रिलेटेड कि इंडिया कैसे दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प की है और कैसे आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा इंडिया के द्वारा हेल्प, और इंडिया में क्या क्या ये प्रोविजंस है जिसके द्वारा हम लोग को ये क्या प्रॉब्लम हुई है कोविड-19 के क्राइसिस से, जिससे कि हम लोग दूसरे कंट्री से मदद लेंगे और दूसरी कंट्रीज़ भी हमें मदद करेगी। तो यहाँ पर मेडिकल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में। तो ये सारी डिटेल्स देखेंगे न्यूज़ में, इसलिए है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि इंडिया जो है अब कुछ एसेंशियल ड्रग्स को सप्लाई करेगी, और एसेंशियल ड्रग्स में कौन कौन से यहाँ पे ड्रग्स आ रही है, पैरासीटामोल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी कोविड-19 के पेशेंट है उनको सबसे पहले जो है
फीवर होती है, तो फीवर के लिए पैरासीटामोल ही दिया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरोक्विन, ओके, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, HCQ, और वो भी उस कंट्री को जो कि बैडली अफेक्ट हुए हैं नोवेल कोरोना वायरस से, और इसमें हमारे कुछ कंट्रीज़ है जो कि नेबरहुड के हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मेडिकल डिप्लोमेसी को, उसको ये इंश्योर करेगी इस तरीके के डिसीजन को। पहले क्या हुआ था ना कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ को। इवन जो है मिस्टर ट्रम्प भी हम लोग से ये बोले थे मिस्टर मोदी जी से कि वो जो है इस मेडिसिन को चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी उनके कंट्री में इंपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो है आप लोगों को तो पता है कितना प्यार से वो धमकी दिए थे। तो ये हमारे यहाँ से ये भी किया जा रहा था कि हम लोग जो है स्टार्टिंग में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुँचाए थे, लेकिन लास्ट 2 वीक्स में क्या हुआ था कि इंडिया जो है इसमें बैन लगा दी थी। लास्ट 2 वीक्स में ये बैन हटा लिया गया था, इससे पहले बैन लगा दिया गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ के जो पेशेंट है उनको तो ये मेडिसिन पूरी तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, तभी जो है हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को भेज पाएंगे, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में लोग ऐसे ही मर जाएंगे और दूसरे कंट्रीज़ को सिर्फ हम लोग मेडिसिन सप्लाई करते रहेंगे, तो ये तो कहीं बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के द्वारा ये किया गया था कि इसमें बैन लगा दिया गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि अब क्या है ना कि यहाँ से बैन हटा लिया गया है, अब इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। करेंटली इंडिया जो है एंटी मलेरियल जो यहाँ पे आपका ड्रग्स है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो यहाँ पे 97 कोरोना वायरस हिट कंट्रीज़ को यहाँ पे भेजा गया था एज ग्रांट और एज वेल एज कमर्शियल बेसिस पे। तो यहाँ पे जो हमारी एंटी मलेरियल यहाँ पे ड्रग्स है, यानी कि मलेरिया को ठीक करती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो इसीलिए इस तरीके के मेडिसिन को हम लोग भेजे थे। इंडिया जो है 70% जो वर्ल्ड की सप्लाई की गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को उसको मैन्युफैक्चर करती है, और एक्सपोर्ट हम लोग कितना किए तो $51 मिलियन तक का एक्सपोर्ट किया है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2019 में। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर बात करें तो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है यूएस के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और ये आपका पॉसिबल है कि इसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लिस्ट है 97 कंट्रीज़ की उसको तो आप लोग को याद नहीं करना है और याद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन मेजर कंट्रीज़ जो होती है उनके बारे में ध्यान रखना है, जैसे यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है, साथ ही यहाँ पे 20 कंट्रीज़ है अफ्रीका की, और बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे नेपाल और मालदीव्स। तो ये सारे कंट्रीज़ को हम लोग यहाँ पे जो है सप्लाई किए हैं। साथ ही यहाँ पे सप्लाई करने के साथ साथ इंडिया जो है ना कुछ इंडियन डॉक्टर्स की टीम को भी भेजे थे, वो भी नेपाल में, जिससे कि यहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट को सही तरीके से टेस्ट कर सके और ट्रीट कर सके। साथ ही साथ इंडिया यहाँ पे जो है क्लोजली वर्क कर रहे थे उन सारे कंट्रीज़ का जो कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में थे। तो पैंडेमिक के टाइम में आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ से दवा तो गया, डॉक्टर भी गया, और साथ ही साथ यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंट्रीज़ को मदद भी कर रहे थे। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज भी किया गया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, वो भी साउथ एशिया में और दूसरे अदर नेबर कंट्रीज़ में, वो भी कोविड-19 को किस तरीके से मैनेज करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी कि इसको कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए इस पैंडेमिक के टाइम में, और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट क्या क्या है। साथ ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हाई लेवल कांटेक्ट हो रहा था रीजनल और मल्टी लेवल पे। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ वर्चुअल सबमिट भी हुआ था। वर्चुअल सबमिट कहने का मतलब है कि ऑनलाइन सबमिट हुई थी, वो भी यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क कंट्रीज़ का यहाँ पे सबसे पहले वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी, और सिमिलर मीट जो है ना हम लोग यहाँ पे G20 के कंट्रीज़ के साथ भी मीटिंग किए थे, क्योंकि कोविड-19 में आप लोग को पता है कि सारी चीज़ें जो है ठप हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, इवन यहाँ पे जो आपकी ट्रैवलिंग है उसको भी बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पे सारी जो मीटिंग थी सबसे पहले सार्क की हुई थी, फिर G20 की मीटिंग हुई थी जो कि ऑनलाइन जिसको हम लोग वर्चुअल सबमिट कह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो टर्म यहाँ पे लेकर आया गया है मेडिकल डिप्लोमेसी, इससे क्या समझते हैं हम लोग। रिसेंट ईयर में आप देखोगे कि हेल्थ जो है ना इसको एक स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी जैसा देखा गया। डिप्लोमेटिक कंसर्न है बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए और रीजन्स के लिए। मेडिकल डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो ये आज की डेट में बहुत ही अच्छी खासी एक फील्ड है जिसमें कि 2 गोल्स को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो ग्लोबल के हेल्थ को, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड जो लोगों की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी इसके साथ साथ हम लोग को बेटर करना है। तो ये 2 गोल है जिसको कि यहाँ पे लेके चला जा रहा है और इसको एड्रेस किया जा रहा है, और इसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं मेडिकल डिप्लोमेसी। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि एक सॉफ्ट पावर का भी ये कॉम्पोनेंट है जिसमें कि आप लोग जो है मदद करके लोगों के दिल जीत सकते हो, उस कंट्री के सरकार का दिल जीत सकते हो। जैसे कि इंडिया आज की डेट में इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया इंडिया के द्वारा। तो इससे क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि जब आप लोग खुश होते हो उस समय अगर आपका कोई साथ दे या ना दे ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप परेशानी में हो, दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, उस समय अगर आपका कोई साथ दे देता है, क्षण भर के लिए भी साथ दे देता है, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए हेल्प भी कर देता है ना, तो वो आपके लिए बहुत मैटर करता है, वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो यही चीज़ आज के डेट में भी हो रहा है कि कोरोना वायरस के कारण जो है हम ही लोग, सिर्फ इंडिया ही हिट नहीं हुई है, सिर्फ चाइना ही हिट नहीं हुआ है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री में इसको हिट होते हुए देखा गया है। सारी कंट्रीज इससे परेशान हैं। तो इस परेशानी के टाइम में इंडिया सबसे आगे रहती है,
क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कुछ काम करें या ना करें, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो काम कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं, तो सामने वाली कंट्रीज़ के नज़र में हम लोग तो इतने ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, साथ ही मन में एक अच्छा सा रिस्पेक्ट निकल कर आता है, प्यार निकल कर आता है कि चलो यार कोई नहीं इस समय साथ दिया, बिना किसी मीन्स हम लोग जो है ना बिना किसी, कहते हैं ना कि बिना किसी चाहत के, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी अपना जो है एक मीन होना चाहिए, लेकिन हाँ कोरोना वायरस हो या फिर कोई भी ऐसी डिजास्टर होती है तो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सबसे आगे होते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हेल्थ जो है एक सोशल वैल्यू है, ह्यूमन राइट्स है, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसको यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे मेडिसिन का एक्सेस होना चाहिए लोगों के पास, प्राइमरी हेल्थ केयर होनी चाहिए, हाई इनकम कंट्रीज़ को यहाँ पे कॉल करना चाहिए कि वो इन्वेस्ट करे, वो भी ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव में। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्राइज होती है किसके अंदर, तो मेडिकल डिप्लोमेसी के अंदर। अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे ड्राइव करी है इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी को। तो सबसे पहली है कि ग्लोबल प्रेजेंस, यानी कि इंडिया के बारे में आप देखोगे तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लार्ज नंबर में फार्मास्यूटिकल प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड वाइड। और कहाँ कहाँ है, यूएस में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। साथ ही इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हम लोग मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सपोर्ट जो है पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के रीजन को भी देते हैं, मिडिल ईस्ट को भी देते हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ को भी देते हैं। तो एक बार आइए मैप में देख लेते हैं कि ये मैं कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन कौन सी कंट्री, बट आई होप कि आप लोग अगर इतने दिन से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट आप लोग जानते होंगे। तो इंडिया के द्वारा, ये इंडिया है हमारे इंडियन ओशन में, इनके द्वारा जो हेल्प किया जा रहा है, सबसे पहले यूएस में हेल्प किया जा रहा है, साथ ही साथ आप कैरिबियन कंट्रीज़ में भी देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल ईस्ट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो इसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है या फिर वेस्ट एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम इन्हीं की है। साउथ ईस्ट एशिया में भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री होती है वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपकी होती है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, इज़राइल, ओमान और येमेन, ठीक है। ये सारे कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी, और साथ ही साथ यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में भी, इसमें भी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मेडिकल डिप्लोमेसी में हेल्प किया गया है। तो थोड़ा बहुत मैप देखते रहिए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्प हो। साथ ही हम लोग देखिए कि इंडिया जो है टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व है। टेलीमेडिसिन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग को ऑनलाइन डॉक्टर्स भी मिलते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जो कि ऑनलाइन डॉक्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग फिजिकली किसी डॉक्टर्स के पास प्रेजेंट नहीं हो सकते, और इस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात किया जा रहा है, साथ ही साथ सारी चीज़ें बंद थी, अब तो लॉकडाउन ओपन हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिचकिचाएंगे कि डॉक्टर्स के पास जाना, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितने तरीके के पेशेंट आते हैं, कितना वहाँ पे किस तरीके के लोग आते हैं, तो लोग अब अवॉइड करेंगे भीड़ में जाना, डॉक्टर्स के पास जाना। तो टेलीमेडिसिन आज के डेट में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, आपको पहले पेमेंट करना होगा, फिर आप लोग जो है अपने क्वेरीज के हिसाब से उनसे जो है सवाल जवाब कर सकते हो, और वो आपको आंसर भी करेंगे, साथ ही आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप ये सारी मेडिसिन ले सकते हो। तो इंडिया के द्वारा ही ये चलाया जा रहा है, जिसको यहाँ पे कहते हैं ई आरोग्य भारती। और ई आरोग्य भारती हम लोग कहाँ इसको चला रहे हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में चला रहे हैं, जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जो अपने एक्सपर्टाइज है उनको यहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में। सेकंड, यहाँ पे हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ड्रग एक्सपोर्ट। हम लोग लार्ज नंबर पे ड्रग एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल साइज ऑफ इंडस्ट्री आप देखोगे जिसमें ड्रग्स है और यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस है, ये आज की डेट में $43 बिलियन तक का है, और इसमें से जो एक्सपोर्ट करते हैं वो $20 बिलियन तक की है। थर्ड है जेनेरिक मेडिसिन। आप लोग को पता है कि इंडिया जो है लीड कर रही है, हमारे यहाँ सबसे लार्ज नंबर पर जेनेरिक मेडिसिन बनती है, और इंडियन ड्रग्स आप देखोगे तो 20% बाय वैल्यू है जो कि ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन जो है ना उनका लार्जेस्ट शेयर है। उसके बाद फोर्थ है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे लीड करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि ट्रेडिशनल मेडिसिन कहने का मतलब क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी आयुष आ जाती है। आयुष स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपकी ये आयुर्वेदिक है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है एंड होम्योपैथी है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड लीड करते हैं। साथ ही इंडिया की अगर बात करोगे तो ये सक्सेसफुली लॉबिड करती है यूनाइटेड नेशन में, जिसमें कि 21 जून को ये कहा गया है कि इंटरनेशनल योगा डे होगा। अब 21 जून आने वाला है, तो योगा डे ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। वैसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग डेली योगा करो, जिससे कि आप लोग फिट एंड फाइन रह सको। साथ ही इंडिया और यूएसए की बात करो तो ये भी एक साथ वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करते
करते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को फिर से रिवाइव कर सके, क्योंकि आज की डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन का कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व खो चुका है। हालांकि इंडिया में तो नहीं है, आज की भी डेट में अगर आप लोग के घर में नानी दादी होगी तो वो लोग भी घरेलू नुस्खे को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो लोग बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खोई नहीं है, लेकिन हम लोग की जनरेशन में ये ज़रूर खो जाएगी, क्योंकि हम लोग को क्विक एंड फास्ट रिलीफ चाहिए। साथ ही हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन दिखाता है, स्लो एक्शन दिखाता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, लेकिन उसकी काम जो है ना बहुत स्लो होती है। तो उतना भाई टाइम किसके पास है, पेशेंस किसके पास है कि नहीं। लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हमेशा हम लोग को जो है आतुर रहना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो आपको देखने को मिलेगा कि नेचुरल चीज़ों से बनती है। पतंजलि की प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हो नेचुरल चीज़ों से बनती है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में आप देखोगे कि क्रिटिकल रोल प्ले किया जाता है, जिसमें कि हम लोग जो है ना ड्राइविंग डाउन करते हैं प्राइसेस को, और एक एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वैक्सीन का। जैसे कि HIV एड्स के ट्रीटमेंट पर भी जो है हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल्स को वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। साथ ही साथ इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर है किसकी, तो कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन की, जिसमें कि यहाँ पे फाइनेंस के लिए अलायंस किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है कि कैसे न्यू वैक्सीन को यहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा, जिससे कि जो भी यहाँ पे एपिडेमिक डिजीजेस है उनके इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है। तो इंडिया हम लोग इस चीज़ में भी बहुत आगे है, और सेपी में जो है हम लोग फाउंडिंग मेंबर है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही ट्रेनिंग की बात करें तो इंडिया में आप जानते हो कि इंडिया इस तरीके की अपॉर्चुनिटी ले चुकी है, और यहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, दूसरी मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि हमारे नेबर्स में है, तो ये इंडियन डॉक्टर्स जैसा उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो 1990 से ही इंडिया जो है ना यहाँ पे ग्लोबल लीडर है, किस लिए, तो मेडिकल टूरिज्म में। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ट्रैवल ऑफ पीपल टू अ प्लेस अदर देन वेयर दे नॉर्मली रिसाइड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन दैट कंट्री। जैसे कि आप लोग देखते हो कि इंडिया के हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो कि समटाइम्स आपको अगर कुछ भी रिप्लेसमेंट करानी है तो कहा जाता है कि चले जाइए कनाडा, चले जाइए, वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से होता है और सक्सेसफुल भी है। मलेशिया चले जाइए, वहाँ पे आप लोग जो है अपनी ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो लोग जाते भी हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास रिच है, वो लोग चले ही जाते हैं, नो डाउट। तो इस तरीके का क्या होता है ना कि इंडिया इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे है, यानी कि मेडिकल टूरिज्म में भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि क्वालिटी मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है हमारे हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और पेशेंट जो इंडिया जाते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सस्ता है। मैं एक सिंपल सा आपको बात बताती हूँ, जैसे कि चेहरे में अगर आप लोग के कुछ भी दाग धब्बे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ना कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट सर्जरी कहते हैं। तो वो चीज़ अगर आप US या UK, रशिया कहीं से भी आप कराओगे ना ये वाली ट्रीटमेंट, तो आपकी जो है पर सिटिंग वो 45,000 लेते हैं। लेकिन सेम अगर आप लोग इंडिया में कराते हो और अगर उसकी एक सिटिंग आप देखोगे तो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इवन आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो सर्जरी होती है, इवन जितने एक्टर एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि इतने खूबसूरत दिखते हैं, उनके चेहरे में एक तरीके का भी दाग धब्बा नहीं होता है। इवन अगर उन लोग की डार्क स्किन भी होती है तो एक समय के बाद वो लाइटर हो जाते हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी ले लीजिए, काजोल ले लीजिए, वो लोग कितनी डार्कर स्किन की थी, लेकिन आज के डेट में वो लोग फेयरर दिखती है, क्योंकि वो लोग इस तरीके की सर्जरी कराती है। और इस तरीके का सर्जरी जो है इंडिया में बहुत सस्ता होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आज के डेट में कोई भी कंप्लेंट देखने को नहीं मिला है आज तक, ठीक है। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे ना कि फॉरेनर्स भी ना हमारे यहाँ आके इस तरीके का जो है सर्जरी कराते हैं। तो इसमें आप लोग क्या समझ सकते हो कि इंडिया में बहुत ही चीप है, लेकिन सस्ता होने के साथ साथ आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है US और UK से भी लोग आकर हमारे यहाँ इस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हैं। और सब सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी आपकी चीज़ें मैं बस फॉर एग्जांपल बताई, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब देखते हैं चैलेंजेस कि मेडिकल डिप्लोमेसी में चैलेंजेस क्या है। सारी चीज़ें तो अभी तक हम लोग अच्छे पढ़ रहे थे, इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा हम लोग अच्छा देख लिए, है कि नहीं। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले फॉरेन रेगुलेशंस है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हाफ ऑफ द जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है वो हाईली रेगुलेटेड मार्केट में, जैसे कि US में है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे कंप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि US में आप लोग को पता है कि जब भी कोई सामान वहाँ पे जाती है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो लोग अपने यहाँ कोई भी बाहर के आने वाले सामान को इतनी ईजिली नहीं एक्सेप्ट करते जैसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की अपनी रूल्स रेगुलेशंस है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। साथ ही वहाँ के जो फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे हम लोग की FCI है, वैसे ही वहाँ के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस होती है। तो उसको हम लोग को पार कर पाना समटाइम्स कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग को उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में फिट हो पाना, हमारे प्रोडक्ट को फिट हो पाना समटाइम्स ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं और हमारी बहुत सारे ड्रग्स को वो लोग रिजेक्ट भी
भी कर देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग झेले हैं। सेकंड है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का आप लोग इस्तेमाल करके अगर कोई भी मेडिसिन आप न्यू बना रहे हो, मान लो कि आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है और आपने कोरोना वायरस की मेडिसिन बना दी, तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पेटेंट लेने की ज़रूरत है। और इसमें जो है ना, इंडिया में जो पेटेंट दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता दिया जाता है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा है कि आप इतना ज़्यादा जो है मेडिसिन का दाम नहीं रख सकते हो। वही चीज़ अगर आप लोग बाहर के देखोगे कि यूएस, यूके या फिर रशिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो जब इस तरीके के डेवलप करते हैं, उनको जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है तो वो बहुत आसानी से दे दिया जाता है। इसी के लिए यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट भी है, जो कि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे अलाउ करती है कि वो अपने पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। इसी में अगर पेटेंट एक्ट की सेक्शन 3D के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एवर ग्रीनिंग है, जो कि यहाँ पे अगर फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करती है कि वो अपने पेटेंट टर्म्स को यहाँ पे कंपनीज़ में यहाँ पे एक्सटेंड करे, जिसमें कि वो स्मॉल और यहाँ पे ट्राइवियल चेंजेस लेकर आए जो भी आज की डेट में एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, तो वो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं और उनको यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन में भी एंट्री करने को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी कि वो अपना जो है पेटेंट का टर्म्स जो है वो यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। पेटेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोरोना की मेडिसिन बना दी, अब यहाँ पे मेरे जो है इनपुट लगे हैं, मैंने जो यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है, उसके हिसाब से मान लीजिए कि एक मेडिसिन मेरा यहाँ पे 50 रुपये का बन के तैयार हुआ, लेकिन मैं चाहूँगी कि नहीं भाई, मैं 50 रुपये में क्यों बेचूँ, मैं इसको 500 रुपये में बेचूँगी, पर पीस मैं 500 रुपये में बेचूँगी, तो ये मेरा पेटेंट हो जाएगा। सरकार जो है मुझे ये हक दे देंगे कि ठीक है भाई, आपने इतना मेहनत किया, आपने जो है बस कम से कम मेडिसिन तो लेकर आए ना, ये हक बनता है आपका कि आपको 2 साल तक जो है ना इस तरीके का आपको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट देने से एक ये भी फ़ायदा होता है ना कि इस मेडिसिन की कोई जेनरिक मेडिसिन नहीं बना पाए। जेनरिक मेडिसिन आपकी सस्ती मेडिसिन होती है, कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स आपको सेम देखने को मिलेगा, बस वो क्या होता है ना कि वो सेम कंपोनेंट का, सेम इंग्रेडिएंट का आपका जो है सस्ते दाम पे वो मेडिसिन आपका निकाल देते हैं। तो जब तक पेटेंट होता है तब तक ये हक भी नहीं होता है कि उस मेडिसिन का कोई डुप्लीकेसी करके जेनरिक मेडिसिन बना सके, इसलिए यहाँ पे पेटेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर है यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है ना कि अभी तो हम लोग देखें कि जेनरिक मेडिसिन में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 ऐसी ही नहीं है। जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग को 70% से भी ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, तो चाइना से करते हैं। अगर ये चाइना हम लोग को मना कर दे कि हम लोग आपको लोग को इस तरीके का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम लोग इस तरीके की मेडिसिन जो है जेनरिक मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। हम लोग अपने तरीके से अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इवन जो हम लोग क्रोसिन जैसी मेडिसिन भी जो बनाते हैं ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होती है, उसमें भी हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, साथ ही सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो आज के डेट में जीडीपी का आप देखोगे कि 3.5% जो है हेल्थ केयर सर्विस में यहाँ पे आपका खर्च किया जाता है, जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, तब जाके ये 3.5% हो रहा है। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स और जो क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको गुड कंसीडर किया जाता है, लेकिन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि जो ओवरसीज़ इंडियंस है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि खुद को डिस्गाइज करते हैं, वो भी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर इन उस कंट्रीज़ में जहाँ पे वो रह रहे हैं। जो डायस्पोरा है हमारे, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं बाहर जाके रहते हैं, तो डायस्पोरा भी जो है हेल्प कर सकते हैं इंडिया को प्रमोट करने में, वो भी हेल्थ केयर डेस्टिनेशंस का। साथ ही साथ इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए मेडिकल टूरिज्म में, जो कि यहाँ पे कुछ सेगमेंट में वो यहाँ पे लोकेट हो, साथ ही साथ मार्केट भी हो जिसमें कि वो अपनी सर्विस को यहाँ पे दे सके। इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे और हाई अमाउंट जो है एपीआई में इन्वेस्ट करे, एपीआई को मैन्युफैक्चर करने में। जेनरिक मेडिसिन बना लेने से क्या होगा, आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि इंडिया चाइना के रिलेशन कितने वॉर सिचुएशन में आ चुकी है। हमारी यहाँ पे जो है मीन्स कल ही की न्यूज़ है ना कि गलवान वैली में, परसों की न्यूज़ है कि गलवान वैली में जो है हमारे 20 इंडियन आर्मीज़ जो है इस तरीके से शहीद हो गए जस्ट बिकॉज उनके कारण। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर चाइना वाले ये कह दे कि नहीं अब वो हमें जो है एपीआई इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो हमें मेनली फोकस करना होगा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में। और जो चैलेंजेस है जैसे कि आज की डेट में कोविड-19 है, तो यहाँ पे एक इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एंगल तो शो कर पा रहे हैं, यानी कि ड्रग्स वगैरह तो वो दूसरे कंट्रीज़ को दे पा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग ट्रेडिशनल वेलनेस को भी यहाँ पे प्रमोट करें, जैसे कि योगा वगैरह है, तो ये
ये भी हम लोग जो है ना लॉकडाउन के टाइम में जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे इस आर्टिकल्स में दी गई है। आई होप कि आप लोग को ये आर्टिकल पसंद आई होगी और सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी आपको कोविड-19 से ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कलेक्टिव एक्शन क्या लिया गया है इन टाइम्स ऑफ आपका कोविड में। तो जो पेंडेमिक है हमारी कोविड जो आपको देखने को मिलेगा कोरोना वायरस, तो ये ग्लोबल डिबेट लेकर आया गया है इसके द्वारा। और आपको पता है कि हर तरफ जो बात हो रहा है वो सिर्फ कोरोना के कारण इसी के लिए बात हो रहा है। तो हम लोग को एक कलेक्टिव एक्शंस लेकर आना होगा जिसमें कि इस तरीके की ग्लोबल इमरजेंसीज को हम लोग देख सकें। रिसेंटली क्या है कि पहले के जो यूके प्राइम मिनिस्टर है गॉर्डन ब्राउन, उनका ये कहना था कि अब ये एक ग्लोबल गवर्नमेंट, न्यू ग्लोबल गवर्नमेंट होगा जिससे कि हम लोग ये करेंट क्राइसिस को यहाँ पे डील कर सकेंगे। तो ज़रूरत क्या पड़ा जिससे कि हम लोग यहाँ पे कलेक्टिव एक्शंस लेकर आए। तो सबसे पहला है कि डेवलप करना होगा कंसेंशंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे एक अच्छा खासा वर्क करना होगा जिससे कि वो अपने पैंडेमिक को रिस्पॉन्स कर सके, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे कंट्रीज़ में अभी धीरे धीरे जो है सिचुएशन और वर्स्ट होते जा रही है। कल हम लोग देखे थे कि 13,000 केसेस आए थे जो कि सबसे ज़्यादा केसेस थी, ठीक है। तो नॉर्मली जब तक लॉकडाउन था तब तक तो 500-600 इस तरह के केस देखने को मिला, लेकिन लॉकडाउन ओपन होने के बाद यानी कि अनलॉक 1 में हम लोग जो केसेस देख रहे हैं वो 10,000 के अराउंड थी। कल 13,000 तक का आपको देखने को मिला था। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे और भी वर्स्ट कंडीशंस में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में कंट्रीज़ को यहाँ पे सुनना होगा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से सुनना होगा, कुछ साइंटिफिक इनपुट्स उनको लेनी होगी और तब वो यहाँ पे काम करेंगे। साथ ही यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक कॉमन यहाँ पे गोल होगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अलग अलग होनी चाहिए। कैपिटल रिसोर्सेज आप देखो, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत होगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा, कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, फूड वगैरह, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। जैसे आप लोग देख लो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है उनको यहाँ पे 3 वेंटिलेटर्स दिया गया है जिसके थ्रू इस क्राइसिस में वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल सप्लाई चेन अगर देखें तो इसको भी यहाँ पे लंबे समय तक रखना होगा जिससे कि हम लोग जो भी सप्लाईज़ है उसको पूरा कर सके, यानी कि मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 से, तो उनको भी हम लोग बेटर तरीके से ट्रीट कर सके। कलेक्टिव एक्शंस की लेने की ज़रूरत है जिससे कि एक आपका जो बैरियर है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। तो बैरियर क्लियर करने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से हो सके। साथ ही इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करना है। सारे कंट्रीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं कि उनके यहाँ कितने नंबर ऑफ़ केसेस है और उन्होंने यहाँ पे जो है कैसे अपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ्स को उन्होंने डिक्रीज़ किया, किस तरीके से वो यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहें। क्राउड सोर्सिंग है। कुछ रिसेंट क्राइसिस में आप देखोगे तो मोर देन 45,000 जो रिसर्च पेपर है वो भी यहाँ पे कलेक्ट किया गया है ओपन सोर्स डेटाबेस में, जिसको कि यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं और ये इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। लर्न कर सकते हैं जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फॉर एग्जांपल लिबेरिया जो है ना, यहाँ पे 2014 में वहाँ पे इबोला आउटब्रेक हुआ था। तो एक नेशनल लीडरशिप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि कम्युनिटी ड्राइवन प्रोग्राम है, साथ ही यहाँ पे लोकल सॉल्यूशंस है कि किस तरीके से डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। तो हम लोग को पास्ट से सीखना होगा, कुछ सक्सेस स्टोरीज देखनी होगी, यानी कि कोई भी तरीके का इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, आइडिया जो कि रेप्लिकेट कर सके दूसरे कंट्रीज़ को, तो इसको भी शेयर करना होगा ग्लोबल कम्युनिटी में। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो स्टॉप रिएक्शनरी फोर्सेस फ्रॉम मिसयूज दिस सिचुएशन, यानी कि वो सारे कंट्रीज जिनको यहाँ पे एक साथ आने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग देख लो प्राइवेट सेक्टर, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोग साथ लाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोग को पता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे पंक्चुअलिटी ज़्यादा होती है, ग्रोथ करने की चांसेस ज़्यादा होती है। साथ ही साथ टेररिज्म है, तो एक जगह आपको प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलेंगे, एक जगह टेररिज्म है। यानी कि ये सारे रिपोर्ट्स है जो कि ये बताती है कि जो करंट क्राइसिस है ना, ये एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सम टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा भी, और फर्दर उनके एजेंडाज को भी ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि प्रिवेंट इरोजन्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि हमारा जो आज की डेट में ट्रस्ट है डॉक्टर्स के ऊपर, सरकार के ऊपर, तो ये ख़त्म ना हो जाए, तो इसको भी बचाना है। क्योंकि एक चीज़ आप इसके एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देती हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएम केयर्स की। पीएम केयर्स जो फंड लाया गया था, इसमें आप लोग देख सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि सरकार जो है पब्लिक ट्रस्ट को आराम से इरोड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। हम लोग का जनता के द्वारा दिया गया पैसा इसमें जो डोनेट किया गया, और हमें लोग को नहीं बताया जा रहा है कि कितना यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ कहाँ सरकार इसको किस तरीके से खर्च कर रही है या करेगी।
कि क्या प्लान है उनका, कोई भी तरीके से हम लोग को बताया नहीं गया। इवन ये कहा जा रहा है कि आरटीआई के अंदर ये वाली टॉपिक नहीं आती है, तो ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया होगा, आप लोग भी जो मेरे लेसन सुन रहे हो, मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत कोई डोनेट किया है। अगर आप लोग भी डोनेट किए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो आप लोग भी क्या चाहते हो, आप लोग अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि सरकार इस तरीके से जो काम करती है, क्या ये आपका ट्रांसपेरेंसी दिखता है, अकाउंटेबिलिटी दिखता है इसमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कहीं पब्लिक ट्रस्ट का इरोड ना हो जाए, क्योंकि अगर नेक्स्ट बार ऐसी कोई क्राइसिस आएगी ना, तो सरकार पैसे मांगते रह जाएगी और हम लोग यहाँ पे हेल्प करने से बहुत ही ज़्यादा पीछे हटेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडिया की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट आ गए, यानी कि अर्बन सेंटर से आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, यानी कि चलते हुए वो ट्रैवल किए हैं, उनको किसी भी तरीके का फैसिलिटी नहीं दिया गया। सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो ठीक है, जो लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो कि घर पे है, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका क्या, माइग्रेंट लेबर का क्या, जो बच्चे जो है हॉस्टल में थे, कोचिंग में थे, उनका क्या, जो बच्चे बाहर जाके रूम लेकर किसी भी तरीके से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं मेडिकल वगैरह का, तो उन बच्चों का क्या। तो ऐसे में सरकार इस तरीके से अचानक लॉकडाउन नहीं कर सकती थी, और लॉकडाउन अचानक कर दिया गया, जिससे कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है परेशान हो गए। वही फिलीपींस की आप बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ, राइट्स हुआ, वो भी क्यों, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फूड नहीं दिया गया था, रिलीफ सप्लाई नहीं दिया गया कोविड-19 के लॉकडाउन में। स्पेन और इटली की आप बात करोगे तो आप लोग को पता है कि स्पेन और इटली की कितनी बुरी हालत हुई है। इटली की तो रोज़ आप लोग देख रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स थे वहाँ पे, इवन लाशों को दफनाने के लिए जो है जगह नहीं बचा था। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो एनालिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो सरकार की रिस्पॉन्ड है ना, वो यहाँ पे बहुत ही एक अहम रोल निभाती है, लेकिन एक क्वेश्चंस भी रखा जाता है कि क्या वो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे। तो ये सारी कंट्रीज़ में भी देखने को मिला है कि इस तरीके का सरकार के द्वारा काम किया गया कि वो यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट को इरोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कलेक्टिव एक्शन लिया जाएगा तो उसमें क्या क्या इशू फेस किया जा रहा है। सबसे पहला कि ऐसा ना हो कि प्रोटेक्शनिज्म में यहाँ पे नेशनलिज्म में निकल कर आ जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के इससे क्या होता है कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे कि आप लोग देखो एज़ पर द ग्लोबल ट्रेड अलर्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से एटलीस्ट 69 कंट्रीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है, मेडिकल डिवाइसेस और जो मेडिसिन है, उसके एक्सपोर्ट को या तो बैन कर दिया गया है उनके द्वारा, या तो वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि उनको अपने ही कंट्रीज़ में इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग ऐसी कंट्री है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि हम लोग अपने ही इंडियंस के बारे में तो सोचते ही है कि क्या होगा, नहीं होगा, कितना यहाँ पे प्रोवाइड करना है, नहीं प्रोवाइड करना है। उसके अलावा हम लोग दूसरे कंट्रीज़ को मदद पहुँचाने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो कि इतना ज़्यादा सेल्फिश है, वो सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म का यहाँ पे फंडा लेकर चलती है, और वो सिर्फ अपने कंट्रीज़ को पहले प्रोटेक्ट करती है, बाहर में जाए दुनिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जर्मनी का आप देख सकते हो कि इनको एक्सक्यूज़ किया गया था यूएस को कि वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो जर्मन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है क्योरवैक, उसको ये ओवरकम करेंगे। सो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग स्लॉट है उसको भी रिजर्व कर दिया गया था और एक्सक्लूसिवली रख दिया गया वैक्सीन प्रोडक्शंस के लिए, वो भी यूएस मार्केट के लिए। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल जो सीनोफोबिया है वो भी देखने को मिला, क्योंकि जेनोफोबिक जो रिएक्शंस है कुछ पार्ट से ये देखने को मिला था, वो यहाँ पे चाइनीज़ से के लिए था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब क्या हो गया ना कि आप लोग भी देख रहे हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा बाइकआउट किया जा रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत निकल कर आ रहा है कि हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करेंगे, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कोविड-19 में आप देखे हो कि एक न्यू स्ट्रिंग ऑफ यूएस चाइना राइवलरी निकल कर आया है ट्रेड वॉर के बाद। साथ ही साथ दो कंट्रीज़ के बीच में ये देखने को मिला। ऐसा भी कई बार दिखाया जा रहा था कि अब वॉर हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन ये भी चीज़ देखने को मिला। साथ ही यहाँ पे चाइनीज़ बैन को यहाँ पे टेम्पररी बोला गया था कि चाइनीज़ के पीपल्स को बैन करना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो हर एक कंट्री भी इस तरीके का जो है नुक्स निकाल रही है, और इस तरीके का जो है उनके अंदर भी सीनोफोबिया आ चुका है। सीनो आप लोग को पता है कि हम लोग चाइना को बोलते हैं, जैसे कि समटाइम्स आप लोग ये पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि इंडिया सीनो रिलेशन होता है, तो सीनो ये चाइनीज़ को बोलते हैं। ओके, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल अगर देखें, जैसे कि WHO है, तो ये भी एक्यूज किया गया कि यहाँ पे अंडर स्टेटिंग है कोरोना वायरस रिस्क का, यानी कि स्टार्टिंग में तो WHO ने ये बताया नहीं, सही टाइम पे बताते तो इतना ज़्यादा शायद इसको पेंडेमिक का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे चाइना के द्वारा और साथ ही साथ WHO के द्वारा इसको छुपाया गया, इसको लेट बताया गया, तब जाके आज की डेट में इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। फॉल्ट लाइन देखने को मिलता है मल्टीलैटरलिज्म में। एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो कोविड-19 है, यहाँ पे क्या हो गया है कि लोगों को एक साथ लाने के अलावा क्या हो रहा है कि रिवर्स माइग्रेशंस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको डीकपल सप्लाई चेन देखने को मिल रहा है, मार्जिनलाइज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रही है, जिसमें कि आपको G20 और G7 भी देखने को मिलेगा। G20 के मीटिंग्स में जो कि अभी वर्चुअल सबमिट हुई थी, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बताया गया था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, बट यहाँ पे कंक्रीट प्लान नहीं रखा गया कि इसको कैसे किया जाएगा।
जाएगा। जैसे कि आप लोग देखो कि WHO के रिस्पेक्ट में या फिर ग्लोबल सप्लाई जो मेडिकल इक्विपमेंट का है, तो इसके बेसिस पे ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे आपका जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है ये स्ट्रेटन किया कैसे जाएगा। G7 की बात करें तो ये ग्रुप है जिसमें कि ये अनेबल थे कि कुछ स्टेटमेंट को रिलीज़ कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपका डिबेट था, पहले भी डिबेट था कि क्या ये वायरस जो है ना वुहान वायरस है या नहीं, या फिर कोरोना वायरस है, क्या इसको बोला जाए। तो ये भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक तो ट्रंप जी है जो कि हमेशा ये चाइनीज़ वायरस कहते हैं, कभी भी वुहान वायरस या फिर कोरोना वायरस नहीं कहते, तो इससे चाइना वाले बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला। तो बात ये है ना कि यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म वाली यानी कि ग्रुपिंग में भी आपको देखने को मिलेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी सही तरीके का काम करते हुए नहीं देखा गया। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे फंड को मोबिलाइज करना होगा। सबसे पहले दिमाग यहाँ पे लगाना होगा और ध्यान देना होगा वैक्सीन डेवलपमेंट में, इसको डिप्लॉयमेंट में, डेवलप करने के बाद इसको डिप्लॉय भी करना होगा। कुछ मैकेनिज्म लाना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन है, द वैक्सीन अलायंस है, ठीक है, इसको गावी भी बोलते हैं। जो सेपी है यानी कि कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है, यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग को 2 मिलियन तक यहाँ पे मोबिलाइज़ करना होगा और यहाँ पे 3 कोविड-19 वैक्सीन को अवेलेबल करानी होगी। गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म लेकर आना होगा, जैसे कि वैक्सीन बॉन्ड हो गया या फिर एडवांस यहाँ पे मार्केट कमिटमेंट हो गई, जिससे कि हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप करने पे ध्यान दे सकें। साथ ही यहाँ पे सस्पेंशन होगा, यानी कि डेट वगैरह का जो कर्जा वगैरह है उसको भी सस्पेंड करना होगा। टेम्प्रेरी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग जो है रीडायरेक्ट रिसोर्सेज लेकर आ सके और जो भी हेल्थ क्राइसिस की प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हम लोग देख सकें। साथ ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सोशल मीडिया के रोल का, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का। पर्टिकुलरली अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया में बहुत जल्दी से ये आपकी स्प्रेड हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी भी होती है, यानी कि कुछ लोगों की षड्यंत्र भी होती है कि कैसे यहाँ पे सरकार को नीचा गिराना है, क्योंकि आप हमेशा देखोगे कि सरकार जो है बीजेपी वाले कांग्रेस के अगेंस्ट भी कुछ बोलेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी का टांग खींचेंगे, केजरीवाल का अलग ही टांग खींचा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में चलती है, इर्रिस्पेक्ट कि वहाँ पे जो है आपका एक सही इन्फॉर्मेशन भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही एक न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर भी यहाँ पे बिल्ड करना है। ये क्राइसिस में क्या है ना कि एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे करेक्ट कर सके जो भी इनजस्टिस आज के डेट में ग्लोबल ऑर्डर में यहाँ पे प्रेजेंट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वो यहाँ पे सिस्टम को क्रिएट कर सके, स्ट्रक्चर बना सके, पॉलिसीज़ ला सके, जिससे कि वो हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हर एक कंट्री में, जिनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो सारी चीज़ें उनको मिल सके और अपनी ज़िंदगी को वो डिग्निटी के साथ जी सके, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे पॉइंट्स दी गई है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाली टॉपिक भी अच्छी लगी होगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते। दो टॉपिक और भी बाकी है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो कल इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ की जो मैगज़ीन है उसको कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद जो है हम लोग मई मंथ में चलेंगे। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मई मंथ की भी स्टार्ट कर दूँ, तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं मैगज़ीन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कवर कराने की, तो मैं यहाँ पर कवर करा दूँगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।